तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार है ना। तो चलिए आज इसको हम बेहतर ढंग से समझते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए, √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या, इसको हम कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका विपरीत मानना पड़ेगा कि √3 हमारा एक परिमेय संख्या है। तो मैंने इसको मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ पाए। तो अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उस संख्या को मुझे p/q के रूप में लिखना पड़ता है। तो √3 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q। और आपको समझना पड़ेगा कि √3 बराबर p/q। p और q हमारा पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या में p और q हमारे पूर्णांक संख्या होते हैं और q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। लेकिन साथ ही आपको ध्यान रखना है कि p और q सअभाज्य संख्या है। तो आइए यहाँ पर हम आपको ये सिखाते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, वैसी दो संख्या जिनका महत्तम हमारा 1 होता है, वैसी दो संख्या जिनका महत्तम कितना होता है, 1 होता है। तो कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 है और 5 है। तो 3 और 5 का महत्तम क्या होगा, तो 3 और 5 में हमारा कॉमन संख्या क्या है, 1 है। तो इसका हमारा मसा आ गया 1। यानी कि दो संख्याओं का एक ऐसी कॉमन संख्या वही हमारी महत्तम होती है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 और 5। तो 7 और 5 में कौन संख्या है कॉमन, 1। क्योंकि 7 और 5 को कटाने के लिए हमें 1 की आवश्यकता पड़ेगी। 1 से 7 और 5 कट सकता है। तो जिस संख्या से दी हुई संख्या कट जाए उसको हम बोलते हैं उसका महत्तम। तो आप महत्तम समझ गए, और ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो यह बात मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए तो हम आगे फिर देखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जब हमने मान लिया है कि यह एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग। तो दोनों ओर हम वर्ग कर लेंगे। तो वर्ग चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, √3 का वर्ग यहाँ पर हो गया और इसका वर्ग यहाँ पर हो गया। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो √3 का वर्ग आप जब करिएगा तो ये स्क्वायर से ये हमारा कट जाता है। कैसे कटा है इसको समझ लेते हैं। √3 गुने √3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। या ऐसे समझिए कि जब दोनों संख्या एक जैसा मिल जाए और रूट हो तो हमें उसके अंदर वाली संख्या को लिखना होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3। p का जब वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा, और q का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर q² हो गया। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप बात अच्छा से समझ पाए हैं। अब चलिए हम इसके नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। इसके बाद से हम देखिए, इस वाली संख्या को इससे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो गुणा किए तो क्या मिल गया, 3q², और यहाँ पर बच गया हमारा p²। यहाँ तक आप समझ पाए। ये q² से हमारा 3 में गुना हो गया तो यहाँ पर हो गया 3q² और p² यहाँ पर लिख दिए। अब आइए हम ये समझते हैं, यहाँ पर हम एक छोटे से थ्योरम का, एक परिमेय का उपयोग करेंगे। अच्छा आप बताइए, अगर मान लीजिए 3 से यहाँ पर 9 कट रहा है तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं। यानी 3 जो संख्या है ये 3² को विभाजित कर रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो 3 है इस 3 को भी काटेगी, यानी कि 3 से हमारा ये 3 भी विभाजित हो पाएगा। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर एक थ्योरम मिल रहा है या एक परिमेय मिल रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3q² बराबर p²। ये संख्या इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, q² बराबर p²/3। अब हम देख रहे हैं कि इस p² को 3 हमारा क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस p को भी 3 विभाजित करेगा, यानी p में भी 3 से भागा लगेगा। और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमें कुछ न कुछ परिणाम के रूप में मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 में 2 से भागा दिया, तो 10 में 2 से भागा दिए तो यहाँ पर हमारा 5 मिल गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने 12 में 3 से भागा दिया तो आपको 4 मिल गया। लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे कि p को 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर हम भाग तो दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ना हमने एक संख्या k मान लिया कि p में 3 से भाग देंगे तो हमें एक संख्या
के मिलेगा। p में 3 से भाग दिया तो हमारा एक संख्या क्या मिला k, और इसको हमने मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये आया था 3q² बराबर p², इसको हमने समीकरण 1 माना। अब यहाँ समझते हैं p में 3 से भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इस 3 को इस k से हम गुना कर देंगे, इस 3 को कैसे गुना कर देंगे, तो हमारा आ गया p बराबर 3k। अब इस p बराबर 3k का मान हम अपने समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए p के जगह पर कितना रखना है 3k, लेकिन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है p², तो 3k को भी मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, 3k गुने 3k, तो हमारा क्या मिल जाएगा 9k²। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 3q² बराबर 3k का स्क्वायर। इसको हम जब हल करेंगे तो 3q² बराबर 9k²। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप अच्छे ढंग से समझ पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3q² बराबर 9k² मिल गया। अब यहाँ से हम 3 से 9 को कटा सकते हैं, तो 3 से 9 को कटाएंगे तो 3 3 या 9, यानी 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। लेकिन फिर दोबारा उसी परमे को हम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 3 इस साइड मिल रहा है, तो ये 3 इस q² को भागा दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 जो हमारा है q² को विभाजित करता है, तो ये 3 जो है q को भी भाग देगा। यहाँ तक आप बात को समझ पाए हैं। लेकिन आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि हमने जब शुरू में आपको बताया था सअभाज्य संख्या, सअभाज्य का मतलब ये होता है दो संख्याओं में दो संख्या का एक कॉमन संख्या जिससे वो कट सकती है, यानी कि इसका महत्तम 1 हुआ। तो शुरू में तो हमने माना था कि हमारा ये जो परिमेय संख्या है जो मान के चले थे, इसके पास एक ही कॉमन संख्या है, वो भी 1। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एक और अलग संख्या मिल गई है जो इसको 3 से काट रही है, यानी p और q को पहले एक ही संख्या विभाजित कर रही थी, अब हमें एक और संख्या मिल गई है 3 जो इसको विभाजित कर पा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो हमने माना था उसके जस्ट विपरीत मुझे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मान्यताओं को ये गलत साबित कर रहा है, जिसके वजह से हमने जो माना था वो गलत माना था। √3 हमारा एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या कह पाएंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम यह कह सकते हैं कि हमने जो माना था उसका हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः √3 है, √3 यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आप इस चीज को समझ पाए कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से जितनी भी संख्या होगी, मान लीजिए आपको √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √6 हो गया, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं जो हमारे इस रूट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या अगर वो वर्ग के रूप में नहीं लिखा है तो आप वैसे संख्याओं को इस तरीका से आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो संख्या हमारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मुझे लगता है कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए हैं। अगर मेरी क्लास आपको बेहतर लगेगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।